नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं बच्चे आप सभी लोग। ऑडियो वीडियो ऑल क्लियर, आवाज आ रही है सभी लोगों को? फटाफट से बताएंगे बच्चे। ऑल गुड, ऑल वेल, ठीक है। चलो, तो बच्चे ये वाला जो हमारा सेशन है ये टीपीए के केस लॉस के ऊपर है। और आज हम जो केस लॉस को कवर करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के इन एंड अराउंड है। और वो कॉन्सेप्ट है बच्चे नोटिस का। देखो, नोटिस की रिक्वायरमेंट टीपीए के अंदर बहुत असेंशियल है। खासकर जब उस नोटिस की रिक्वायरमेंट को हम किसी बोनाफाइड परचेज के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। कहने का मतलब है, कभी भी कोई भी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जो किसी भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का पार्ट बन रहा है, उस ट्रांजैक्शन का पार्ट बन रहा है, उसके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां हैं। जिम्मेदारी ये है कि उसको पहले तो जो भी जरूरी जानकारी है उस प्रॉपर्टी के रिलेशन में उसको एकत्रित करना चाहिए, उसका उससे नोटिस होना चाहिए। सो दिस इज समथिंग दैट इज वेरी एसेंशियल। क्योंकि अगर ऐसी कोई चीज है जिसके बारे में उसे पता होना चाहिए था और भले ही उसने इन रियलिटी पता ना किया हो, तो कल को अगर कुछ गड़बड़ हुई तो जिम्मेदारी उसी की होगी, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो एक बोनाफाइड परचेजर है। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है टीपीए का। और देखो बच्चे, आप सभी को पता है कि हर सेकंड पर, हर मिनट पर कितने सारे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं इन रिलेशन टू द प्रॉपर्टी, राइट। और कितने सारे डिस्प्यूट्स अराइज होंगे ऑब्वियसली। तो इन सारी सिचुएशंस में ये जो रूल है, इस रूल को हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव नोटिस का रूल। एक तो होता है नोटिस एज इट इज, मतलब एज अ फैक्ट जो है, उसमें तो कोई इतनी बड़ी परेशानी नहीं है। किसी कोई बात किसी को पता है तो पता है, अब वो इसको साबित कर सकता है कि उसे पता थी या नहीं पता थी। जो मेन कंपोनेंट, जो मेजर चंक होने वाला है हमारे डिस्कशन का, वो होने वाला है कंस्ट्रक्टिव नोटिस। क्योंकि यहाँ पे व्हाट हैज हैपेंड एज अ फैक्ट इट डज नॉट मैटर। व्हाट मैटर्स इज व्हाट शुड हैव हैपेंड। मतलब क्या प्रिजम्पशन लॉ अराइज करेगा। इसमें हम कुछ सेक्शन 3 का भी खेल है और सेक्शन 100 की भी इन्वॉल्वमेंट है। सारी बातों को समझेंगे, सबको एनालाइज करेंगे। तो ये बच्चे हमारा एजेंडा है। और मैंने बड़ा सिंपल रखा है, कल के ही सेशन की तरह आज भी बड़ा ही सिंपल रखा है। स्टिकिंग टू द कॉन्सेप्ट, पूरे उस सर्कमस्टांस को समझना है, केस के सिनेरियो को एनालाइज करेंगे और आखिरी में नतीजे पे पहुंचेंगे कि किस तरीके से, क्या अप्रोच के साथ कोर्ट किसी फैसले पे पहुंच रहा है। हमारा एम बच्चे, हमारा एम बहुत ही सिंपल है। इस केस सीरीज के अंदर ये हमारा जो उद्देश्य है वो ये नहीं है कि भाई हम किसी पर्टिकुलर केस के फैक्ट्स को जान लें, उसकी कहानी को जान लें और उसके नतीजे को जान लें जिससे हम उसको जाके लिख आए। यहाँ पे हमारा उद्देश्य सीखना है कि हम किसी भी केस को कैसे एनालाइज करते हैं और उसको एग्जामिनेशन में कैसे रिप्रेजेंट करना होता है। तो वही हमको सीखना है, एंड दैट इज द रीजन वी आर गोइंग टू डिवोट सफिशिएंट नंबर ऑफ मिनट्स किसी भी केस के ऊपर, उसकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से। आज इस पूरे 1 घंटे के सेशन के लिए आई हैव बॉट 3 केसेस। 3 केसेस मैं आपके लिए लेके आया हूं। दे आर इन द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ही। जो सबसे पहला है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देन कम्स द सेकंड, देन कम्स द थर्ड। प्रिंसिपल तीनों में सेम है, पर फैक्चुअल कॉन्टेक्स्ट तीनों का अलग है। तो ये एक बात भी आपको सीखने को मिलेगी कि कई अलग अलग फैक्चुअल सिनेरियोज में कई बार सेम प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं, पर उन फैक्ट्स को देख के ऐसा लगता नहीं है कि सेम प्रिंसिपल अप्लाई हो रहे हैं, बट एट दी बिहेस्ट, एट दी बैक ऑफ इट वही प्रिंसिपल है जो आपको पता है। एक ये भी चीज है जो हमको समझनी है, हमको सीखनी है कि कई बार हम अपनी, जब उसको पढ़ते हैं ऑन पेपर, वी डोंट रियलाइज उस सिनेरियो को, उस सर्कमस्टांस को। पर वो कनेक्ट करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि जब तक आप उसको कनेक्ट नहीं करोगे तब तक आप एक्सप्रेस कैसे करोगे एग्जाम के अंदर। कोई चीज जब आपको आती नहीं या आपको पता ही नहीं या आपने समझी नहीं, उसको आप समझा लोगे एग्जाम में जब आपने खुद नहीं समझी। सो दैट इज व्हाट वी गोना लर्न आज की क्लास में, ठीक है। तो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट केस, जैसे मैंने आपको बताया कि तीनों ही केसेस आर गोइंग टू बी अबाउट नोटिस, ठीक है। नोटिस की जरूरत और नोटिस का प्रभाव, यही दो बातों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे टीपीए के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। तो जो हमारा सबसे पहला केस है, इनफैक्ट कल को अगर नोटिस में क्वेश्चन आए, और बच्चे आएगा, ठीक है, आएगा। अब आप ये समझ लो कि जो भी कुछ कवर हो रहा है क्लासेस के अंदर वो बच्चे एग्जाम में आएगा। कुछ भी यहां पर ऐसा मत सोचना कि मेरे को फर्दर फिल्टर आउट करने की जरूरत है। नहीं 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 बच्चे,
जैसे ये एक ऐसा टॉपिक है कि 100% आना ही आना है, नोटिस का क्वेश्चन उठना ही उठना है प्रॉपर्टी लॉ के एग्जाम में, ठीक है। तो केस का नाम है अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एएमसी वर्सेस हाजी अब्दुल गफूर हाजी। ये बच्चे अच्छी बात क्या है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, तो ऑब्वियसली एक बड़ी अथॉरिटी है और ज्यादा मतलब पुराना तो है बट इतना भी पुराना नहीं है, 1971 का केस है। पहले बच्चे फैक्ट्स पे ध्यान देना, ठीक है, क्योंकि फैक्ट्स के थ्रू ही आप समझ पाओगे कि एक्चुअल में ये जो नोटिस है ये वर्क कैसे करता है इन प्रैक्टिकलिटीज। तो पहले फैक्ट को समझो कि फैक्ट है क्या, बड़े सिंपल से फैक्ट है, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है जिसके बारे में जो डिस्प्यूट अराइज होगा वो ओरिजिनली एक हाजी नाम के बंदे को, ठीक है, हाजी नूर मोहम्मद हाजी नाम के बंदे को बिलोंग करती थी, वो उसके मालिक थे। अब ये जो हाजी साहब हैं जो इस प्रॉपर्टी के मालिक हुआ करते थे किसी समय पर, उनके सामने कुछ फाइनेंशियल दिक्कतें आ गई, पैसे को लेके उनके सामने परेशानी आ गई और वो उनका दिवालिया निकल गया, मतलब उनके खिलाफ इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स तक हो गई और ऐसी कुछ सिचुएशन हो गई। और आप सभी को पता है थोड़ा बहुत तो इंसॉल्वेंसी के कानून को आपको जानकारी होनी चाहिए। इंसॉल्वेंसी कानून के अंदर क्या होता है, जब आपको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है तो वॉट एवर प्रॉपर्टी यू हैव उस पे क्या होता है, उस पे कब्जा कर लिया जाता है, क्योंकि उस प्रॉपर्टी को क्या करना होता है, डिस्पोज ऑफ करना होता है आपके उधारों को चुकाने के लिए। तो यहाँ पे भी ऐसा हुआ कि हाजी जी के खिलाफ जब इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग शुरू हुई तो ये जो प्रॉपर्टी है, जो सब्जेक्ट मैटर है हमारे इस केस का, उसके वो मालिक थे, तो ऑब्वियसली उस पर कब्जा कर लिया। और कब्जा करने के लिए जो ऑफिशियल्स होते हैं जो उस प्रॉपर्टी को संभालते हैं, दे आर कॉल्ड द रिसीवर्स ऑफ द प्रॉपर्टी, तो वो उनके कंट्रोल में आ गई वो प्रॉपर्टी। और इन आगे चल के क्या हुआ कि उस प्रॉपर्टी को ऑक्शन किया गया, उसको सेल किया गया, सेल करके जो पैसा आता है उसको उन लोगों को दिया जाता है जिन जिन लोगों ने उधार दिए होते हैं, ठीक है, उसकी लाइबिलिटी खत्म करने के लिए बंदे की। तो हाजी साहब की प्रॉपर्टी के साथ भी यही किया गया कि उस प्रॉपर्टी को कोर्ट ने ऑक्शन कर दिया और कोर्ट के सेल के थ्रू बेच दिया गया। अब उस प्रॉपर्टी को जिसने खरीदा है उस बंदे का नाम भी हाजी है, ठीक है, इसलिए यहां पे एक बात का ध्यान रखना, पर इनका नाम है हाजी अब्दुल गफूर। तो अगर आप अब्दुल गफूर को भी याद रखोगे तो ठीक है, अब्दुल को भी याद रखोगे दैट इज ऑल्सो फाइन। तो अब जो प्रॉपर्टी खरीदी है, जो अब नए मालिक साहब बन के आए हैं इस प्रॉपर्टी के, जिन्होंने कोर्ट सेल के अंदर उस प्रॉपर्टी को खरीदा, उनका नाम है अब्दुल गफूर साहब, ठीक है। उन्होंने इस प्रॉपर्टी को खरीदा, कंसिडरेशन देके खरीदा, 22,300 रुपए बच्चे उस जमाने में जाके दिए और फाइनली 1954 में आके उनके बारे में, उनके फेवर में डीड हो गई और उनके बारे में डिक्लेरेशन आ गई है कि भाई ये मालिक बन चुके हैं। परेशानी शुरू होती है अब जब ये हाजी अब्दुल गफूर साहब मालिक बन गए तो इनके पास क्या हुआ, अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एएमसी का नोटिस आया और उस खरीदने के बाद जब वो मालिक बन चुके हैं, उस नोटिस में लिखा था कि ये प्रॉपर्टी पर पिछले 4 सालों से टैक्स पे नहीं किया गया है। बच्चे हर एक प्रॉपर्टी पर, हर एक लैंडेड प्रॉपर्टी पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन टैक्स लेती हैं, ठीक है, ऑब्वियसली क्योंकि इसके रिटर्न में वो सर्विसेज देती हैं, जैसे रोड वगैरह को साफ रखना, बाकी की जो भी जिम्मेदारियां होती हैं कॉर्पोरेशन की, तो वो उसके रिस्पॉन्स में टैक्स कलेक्ट करती हैं लोकल लेवल पर। और ये जो टैक्स होता है ये आपको देना पड़ता है, आपकी कानूनी लायबिलिटी होती है। यही जो प्रॉपर्टी जो खरीदी गई है, और ये जो टैक्स है ऑब्वियसली प्रॉपर्टी से अटैच्ड होता है, किसी बंदे से अटैच्ड नहीं होता, प्रॉपर्टी से अटैच्ड होता है कि ये प्रॉपर्टी का टैक्स है, ये घर है इसका टैक्स है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी है जो इस अब्दुल गफूर साहब ने खरीदी है, इस प्रॉपर्टी के ऊपर कॉरपोरेशन को, इस एएमसी को 4 साल से कोई टैक्स पे ही नहीं किया गया। तो मतलब वो पूरा पीरियड जब ओरिजिनल हाजी साहब से लेके जो रिसीवर्स ने प्रॉपर्टी पे कब्जा किया और ये जो पूरा समय लगा उसका ऑक्शन कराने में, सेल कराने में, तो ये जो 3-4 साल का समय निकला ना इन बिटवीन, उसमें किसी ने ये ध्यान ही नहीं दिया कि इस प्रॉपर्टी का टैक्स ही नहीं पे किया गया है। और जब ये अब्दुल गफूर साहब ने खरीद लिया प्रॉपर्टी, जब ये उस पे आए, तब इनको ये नोटिस सर्व हो रहे हैं कि भाई 4 साल से आपकी जो प्रॉपर्टी है इसके ऊपर टैक्स सर्व नहीं हुआ है।
और जो अथॉरिटी है ऑब्वियसली वो भी यार अपने गुस्से में है, क्योंकि 4 साल हो गए, थोड़ी बहुत की तो बात नहीं है। अब जो कॉरपोरेशन है, एएमसी है, वो डरा रही है, गफूर साहब को डरा रही है। वो कह रही है कि मैं आपकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लूंगा, क्योंकि बच्चे ये जो टैक्सेस होते हैं ना, ये चार्ज होते हैं, दे फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ चार्जेस ओवर द प्रॉपर्टी। मतलब आपको देने ही देने होते हैं, वो प्रॉपर्टी से अटैच्ड हो जाते हैं। सेक्शन 100 के अंदर आपको याद होगा, मैंने आपको चार्ज पढ़ाया था, अभी दोबारा रिवाइज करा दूंगा, पर अभी देखो कि चार्ज की कैटेगरी में गिर रहे हैं टैक्सेस। तो उसी आधार पर जो कॉर्पोरेशन है वो डरा रही है गफूर साहब को कि देखो भाई, हमारे टैक्सेस हैं, दे आर चार्जेस ओवर दी प्रॉपर्टी, और उनको रिकवर करने के लिए हम आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा भी कर सकते हैं और आपकी प्रॉपर्टी को बेच भी सकते हैं अपना वो पैसा वसूलने के लिए। क्योंकि जो सेक्शन 100 है ना बच्चे, जो चार्जेस को डिफाइन करता है, वो चार्जेस को इक्वेट करता है विद द सिंपल मॉर्टगेज, जो सिंपल वाली मॉर्टगेज होती है ना उसके साथ। और सिंपल मॉर्टगेज में देयर इज अ राइट विद द मॉर्टगेजी कि अगर उसका पैसा ना दिया जाए तो वो प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर सकता है टू सेटिस्फाई हिज मॉर्टगेज। तो वो कह रहे हैं कि आपने अगर हमारा टैक्स नहीं दिया तो मेरा चार्ज है आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर, और मैं आपकी प्रॉपर्टी को सेल करके, कॉर्पोरेशन कह रही है ये गफूर साहब को, कि मैं आपकी प्रॉपर्टी को सेल करके, बेचारे ने अभी तो खरीदी है और इतना बड़ा पैसा देके खरीदी है, मैंने अभी आपको बताया, उसको सेल करके मैं इसको वसूलूंगा टैक्स को, अगर आपने टैक्स पे नहीं किया। तो ये जो गफूर साहब हैं, ये तो बड़े परेशान हो गए, यार ये क्या है, अभी मैंने इतना बड़ा अमाउंट दिया इस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए, अब इतना बड़ा अमाउंट बोल रहे हैं कि टैक्सेस का पेंडिंग है, नहीं दूंगा तो मेरी प्रॉपर्टी बेच देंगे, ये क्या यार हो रहा है। तो ऑब्वियसली यार कोई भी बंदा है, कोई भी ऐसी सिचुएशन में आएगा तो वो परेशान हो ही जाएगा। तो परेशान होके ये भाई साहब गफूर साहब पहुंच गए कोर्ट ऑफ लॉ। कोर्ट में उन्होंने कहानी बताई कि ऐसा 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 सिचुएशन है। तो सबसे पहले तो कोर्ट ऑफ लॉ ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकार को एनालाइज किया, दैट व्हाट इज द नेचर ऑफ द राइट ऑफ द कॉर्पोरेशन। जैसा वो बोल रही है कि वो प्रॉपर्टी को सेल ऑफ कर सकते हैं, प्रॉपर्टी पे कब्जा कर सकते हैं, क्या उनके पास सही में ये अधिकार है। तो उन्होंने पहले तो वो कॉर्पोरेशन के टैक्स लॉज वगैरह को खंगाला। उनको खंगालने के बाद पता चला कि दे अमाउंट टू चार्जेस ओवर दी प्रॉपर्टी, उसको चार्ज की कैटेगरी में डाला जाता है। जब कोर्ट इस नतीजे पे पहुंचा कि उन टैक्सेस को चार्ज की कैटेगरी में डाला जाता है, फिर वो टीपीए पे आए, और टीपीए के अंदर उन्होंने चार्जेस की डेफिनेशन पढ़ी अंडर सेक्शन 100। और चार्जेस का मतलब क्या है, जैसा मैंने आपको बताया कि जहां पर कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है, जो किसी भी एक्ट ऑफ पार्टी की वजह से या ऑपरेशन ऑफ लॉ की वजह से, चार्ज क्रिएट करने के लिए ये जरूरी नहीं कि दो पार्टीज ने आपस में एग्री किया हो कि मेरी प्रॉपर्टी पे इतने पैसे का चार्ज है। इट कैन हैपन इवन बाय वे ऑफ लॉ। और ये जो म्युनिसिपल टैक्सेस हैं, दिस इज बाय वे ऑफ एन स्टैट्यूट। तो यहाँ पे भले ही एग्री नहीं किया है गफूर साहब ने कि मेरी प्रॉपर्टी पे भाई चार्ज लगा दो, बट बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ वो चार्ज बनने में सक्षम है। तो अगर किसी भी प्रॉपर्टी पे ईदर बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज और बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ किसी भी मनी के पेमेंट की सिक्योरिटी की तरह चार्ज क्रिएट किया जाता है, तो वो सेक्शन 100 के अंदर गिरता है। और रेस्पेक्टिव पार्टीज के वही राइट्स होते हैं जो किसी नॉर्मल केस में सिंपल मॉर्टगेज की सिचुएशन में उनके पास होते हैं। तो मतलब जब सेक्शन 100 को एनालाइज किया हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, तो एक बात तो उसको ये पता चल गई कि जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, जिस अधिकारों को एक्सरसाइज करने की वो बात कर रही है, उसमें कोई गलती नहीं है, उसके पास ये अधिकार हैं। क्योंकि बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ है, प्रॉपर्टी पे चार्ज है, और ये जो अमाउंट वो एज अ टैक्सेस मांग रही है वो उसको रिकवर कर सकती है, और उसके लिए वो प्रॉपर्टी पे कब्जा भी कर सकती है, और बच्चे प्रॉपर्टी को सेल भी कर सकती है। तो जो पहला पॉइंट था वो तो भैया गफूर साहब के खिलाफ चला गया और कॉर्पोरेशन के क्या कहते हैं फेवर में चला गया। पर गफूर साहब तो कह रहे हैं यार ये हो क्या रहा है, मैं तो समझ नहीं पा रहा, इसमें मेरी क्या गलती है जज साहब। चलो मान लिया कि कॉर्पोरेशन का चार्ज बनता है, और मैं मानता हूं कि टैक्स पे करने चाहिए, और मैं भी मानता हूं कि जिस दिन से मैंने प्रॉपर्टी खरीदी है, जब से मैं मालिक बना हूं, मैं उन चार्जेस को पे करने के लिए भी तैयार हूं और आगे भी करूंगा हमेशा। पर जैसा अब ये क्या लॉजिक है कि पिछले 4 सालों से किसी और की गलती की वजह से टैक्स नहीं पे किए गए, उनको मैं पे करूं,
और अगर मैं पे ना करूं तो मेरी प्रॉपर्टी बेच दी जाएगी, क्योंकि आज के समय पे तो वो मेरी प्रॉपर्टी है ना, किसी और का तो नुकसान नहीं हो रहा ना, वो तो मेरा ही रहा है। ना उस रिसीवर का नुकसान हो रहा है, ना उस कोर्ट का नुकसान हो रहा है जिससे मैंने खरीदी है वो प्रॉपर्टी, नुकसान तो मेरा हो रहा है। तो इसमें मैं क्या करूं, मेरे को ये बात बताओ आप। तो वो क्या कह रहा है, मतलब इन दी व्हाट इज दी बेसिस इस आर्ग्यूमेंट का, वो कह रहा है कि मैं एक बोनाफाइड परचेजर हूं। बोनाफाइड परचेजर का मतलब कि मैंने भाई साफ दिल से पैसा दिया है इस प्रॉपर्टी के लिए और इस प्रॉपर्टी को खरीदा है। तो आई एम द बोनाफाइड परचेजर विद कंसीडरेशन। ऐसा नहीं है कि फ्री फंड में मेरे को गिफ्ट मिली है, मैंने पैसा भी दिया है। तो ऐसी सिचुएशन में ऐसी कोई भी जिम्मेदारी मेरे पे जबरदस्ती नहीं थोपी जानी चाहिए। तो कोर्ट के सामने जो इशू है और जिसके लिए हम इस केस को पढ़ भी रहे हैं वो यही है कि ये जो गफूर साहब हैं, क्या ये बोनाफाइड परचेजर की कैटेगरी में गिर सकते हैं? अगर वो बोनाफाइड परचेजर की कैटेगरी में गिर सकते हैं तो क्या उनको नोटिस था या नहीं था? किस बात के नोटिस की बात हो रही है? किस बात के नोटिस की बात हो रही है? इस म्युनिसिपल टैक्सेस के पेंडेंसी का। क्योंकि बच्चे जो हमारा सेक्शन 3 है और सेक्शन 3 ऑफ टीपीए में जो डेफिनेशन प्रोवाइड की गई है वहां पे ये बोला गया है कि जब भी हम इस बात को एनालाइज करते हैं कि किसी व्यक्ति को किसी चीज का नोटिस है या नहीं, उसमें हम नोटिस एज अ फैक्ट तो इंक्लूड करते ही करते हैं कि तथ्यों के आधार पर किसी पे नोटिस था या नहीं, किसी को जानकारी थी या नहीं। बट उसमें एक और सिनेरियो कवर होता है जिसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव नोटिस। कंस्ट्रक्टिव नोटिस और कंस्ट्रक्टिव नोटिस का लॉजिक क्या है? हर वो चीज जो किसी परचेजर को या किसी भी व्यक्ति को पता होनी चाहिए थी या उसको पता करनी चाहिए थी, जो उसकी जिम्मेदारी थी और उसने भले ही नहीं की, तो मतलब सच्चाई ये है कि उसे नहीं पता पर उसे पता करनी चाहिए थी। तो ऐसी सिचुएशन में डिस्पाइट द फैक्ट कि उसको रियलिटी में नहीं पता है, फिर भी हम उस पे वो नोटिस इंप्यूट करते हैं। और ये बच्चे लड़ाई क्यों हो रही है कि नोटिस है या नहीं, इसका इससे फर्क क्या पड़ने वाला है? इससे फर्क पड़ने वाला है वही बोनाफाइड परचेजर के डिफेंस पर। क्योंकि कानून कहता है कि अगर आप बोनाफाइड परचेजर हो फॉर कंसिडरेशन, पैसा देके आप बोनाफाइड परचेजर बने हो, और अगर आप बोनाफाइड परचेजर हो विदाउट नोटिस, मतलब ऐसी किसी लायबिलिटी का आपके पास नोटिस नहीं है, रियल नोटिस और कंस्ट्रक्टिव नोटिस दोनों एक तरीके के नोटिस नहीं है, मतलब ऐसी जानकारी जो आपको है भी नहीं और हो भी नहीं, होनी भी नहीं चाहिए थी, अगर ऐसी सिचुएशन है तो भाई परचेजर को बेनिफिट मिलेगा। मतलब अगर ये गफूर साहब ये बात को साबित कर पाए कि भाई ये बोनाफाइड परचेजर हैं और इन्होंने पैसा दिया है और इनको नोटिस था भी नहीं इस पेंडेंसी के बारे में और होना भी नहीं चाहिए था, तो ऐसी सिचुएशन में ऐसे बोनाफाइड परचेजर से रिकवरी नहीं की जा सकेगी। पर वहीं यही रोल है बच्चे नोटिस का। पर वहीं अगर ये साबित हुआ कि ये जो बंदा है गफूर साहब है, ये है तो बोनाफाइड परचेजर, इन्होंने पैसा भी दिया है, ये बोनाफाइड परचेजर विद कंसीडरेशन है, पर इनको नोटिस था या तो पता था एज अ फैक्ट पेंडेंसी के बारे में, या फिर भले ही पता नहीं था पर पता होना चाहिए था, मतलब कंस्ट्रक्टिव नोटिस वाली सिचुएशन। अगर ऐसा है तो इनको ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी और इन्हीं को टैक्स पे करना पड़ेगा, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्ट्राइन काम करती है बच्चे कानून में, लेट दी बायर बी अवेयर। वैसे तो ये सेल्स ऑफ गुड्स में चलती है ज्यादा, बट इट इज इक्वली एप्लीकेबल टू टीपी ऑल्सो, कि कोई भी जो व्यक्ति खरीदार है उसको जरूरी जानकारी एकत्रित करना उसकी खुद की जिम्मेदारी है। लेट दी बायर बी अवेयर। और कोई भी व्यक्ति जो इसको
इस जिम्मेदारी को नहीं निभाता है तो उसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, जो भी उसके परिणाम होते हैं, वो उसी को भुगतने होते हैं। तो अगर ऐसी कोई चीज है जिसके बारे में आपको जानकारी निकालनी चाहिए थी और आपने नहीं निकाली, और कल को वो चीज सामने आके खड़ी हो गई आपके सामने और उसकी वजह से आपका नुकसान हो रहा है, तो अब आप उसके पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि दैट वाज समथिंग जिसके बारे में आपको पैसा डालने से पहले, प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले पता करना चाहिए था। और अगर आपने नहीं किया है तो फिर भैया इट इज यू हु इज गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। पर ऐसा नहीं है बच्चे कि हमारा कानून ये एक्सपेक्ट करता है कि हर एक परचेजर जो है वो शक्तिमान होगा या सुपरमैन होगा जिसको हर चीज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। नहीं नहीं, कंस्ट्रक्टिव नोटिस की भी एक लिमिट है। एक लिमिट है कि कौन सी जानकारी को हम इंप्यूट करेंगे किसी परचेजर पे, कौन सी जानकारी को नहीं करेंगे। कंस्ट्रक्टिव नोटिस के अंदर केवल उन जानकारियों को हम इंक्लूड करते हैं वेयर एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। फैक्ट देखो, ऐसा कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला तो नहीं है कि लाइन खींच दूं मैं बीच के अंदर, बट डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस, ऐसी जानकारियां जो बहुत ही एसेंशियल नेचर की हैं, जो किसी भी व्यक्ति, जो समझदार व्यक्ति है, जो किसी भी प्रॉपर्टी में पैसा डाल रहा है, उसको पता होनी चाहिए या उसे पता करनी चाहिए, ऐसी जो जानकारियां हैं वही हम कंस्ट्रक्टिव नोटिस में डालते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी जानकारी जो कितनी भी डीप हो, कितनी भी छुपी हुई हो, जिसके बारे में शायद कभी किसी को शक भी ना हो, अब कल को वो आगे आ जाए तो हम कहने लगे कि इसको तो आपको पता होना चाहिए था। नहीं नहीं नहीं, इट इज नॉट एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, क्योंकि कोई भगवान नहीं है कि स्टैंड नहीं कर लेगा प्रॉपर्टी को ऊपर से नीचे तक कि उसमें क्या कमी है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। देयर इज अ लिमिट। जो एक्सपेक्टेशन है ना लॉ की, वो बहुत ज्यादा नहीं है, छोटी सी ही है। ऐसी हर वो चीज जिसके बारे में एक समझदार व्यक्ति पता करता, जानकारी निकालता, तो वो आपको निकालनी चाहिए थी। तो लड़ाई बस इसी बात की है कि ये जो पेंडेंसी ऑफ म्युनिसिपल टैक्सेस हैं, क्या ये गफूर साहब को प्रॉपर्टी खरीदने से पहले ये बात तो साबित हो गई है कि इनको एज अ फैक्ट इस बात की जानकारी नहीं थी। एज अ फैक्ट इनको इस बात की जानकारी नहीं थी। ये जो इनको नोटिस भी सर्व हुआ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से, ये इसके बाद में ही हुआ, और किसी ने इनको पहले बताया भी नहीं था कि ऐसी कोई पेंडेंसी है। तो एज अ फैक्ट नोटिस की तो सर्कमस्टांस इस केस के अंदर नहीं बन रही है। जो पॉसिबिलिटी है वो केवल और केवल कौन से नोटिस की है? कंस्ट्रक्टिव नोटिस की है, कि कंस्ट्रक्टिव नोटिस के चांसेस बन सकते हैं इस केस के अंदर, ये पॉसिबिलिटी है। पर वही है कि क्या ये जो पेंडेंसी ऑफ टैक्सेस है, क्या ये ऐसी सर्कमस्टांस है जिसके बारे में इस परचेजर को एज ए प्रूडेंट मैन, एज ए जिम्मेदार व्यक्ति पता करना चाहिए था या नहीं? अगर पता करना चाहिए था तो भाई गफूर साहब अपनी किस्मत पे रोएंगे, और अगर नहीं पता करना चाहिए था, इट इज नॉट समथिंग दैट फॉल्स विद इन द एरिया ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, तो फिर उनकी जिम्मेदारी नहीं है भाई। किसी से भी वसूल करो, वो तो तभी से पैसा देंगे जब से उन्होंने उस प्रॉपर्टी को खरीदा है। ठीक है, तो ये पूरा बच्चे सिनेरियो निकल के आ रहा है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये चार्जेस की कैटेगरी में गिर रहा है, ये जो भी है, जो पेंडेंसी है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की, दैट इज फॉलिंग विद इन द डेफिनेशन ऑफ चार्जेस, सेक्शन 100 के अंदर। और नॉर्मली ये माना जाता है कि हर एक जो बोनाफाइड परचेजर है विद कंसिडरेशन, उसको किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले ये सही से पता कर लेना चाहिए कि उस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई चार्जेस तो नहीं है, और हैं तो कौन से, भले उसे कोई बताए या ना बताए। अगर बताया है तो वो तो नोटिस एज अ फैक्ट हो ही जाएगा, पर अगर कोई नहीं भी बता रहा, उसकी खुद से भी ये जिम्मेदारी है कि वो अपने लेवल पे भी सफिशिएंट इंक्वायरी करे कि वो जो प्रॉपर्टी जिसमें वो पैसा डालने जा रहा है उसका स्टेटस क्या है। ठीक है, तो उस आधार पर वो, उस पे हम लोग किसी भी ऐसी नॉलेज को इंप्यूट करेंगे। तो चार्जेस के बारे में नॉर्मली जो कोर्ट का अप्रोच रहता है वो यही रहता है कि किसी भी व्यक्ति को प्रॉपर्टी के ऊपर लगे हुए चार्जेस के बारे में जानकारी होनी ही चाहिए। ये कोर्ट का अप्रोच रहता है नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में। बट ये हमारा ये वाला केस है, ये कोई ऐसा नॉर्मल चार्ज नहीं है ना। ये कोई ऐसा चार्ज नहीं है जो एक्ट ऑफ पार्टी से लगा हो, जिसके बारे में कोई एग्रीमेंट हो या कोई डीलिंग हो बिटवीन थर्ड पार्टी और जो ओरिजिनल परचेजर था, ओरिजिनल ओनर था, उसके बीच में।
ये एक ऐसा चार्ज है जो ऑपरेशन ऑफ लॉ के थ्रू लगा हुआ है, जिसके लिए बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस करने की जरूरत नहीं है। आपने टैक्स पे नहीं किया, वो समय समय पे माउंट होता रहा, उसके बारे में कोई उद्घोषणा नहीं होती रहेंगी, पर वो समय समय पे माउंट होता रहा। तो ये भी एक यूनिक सिचुएशन है, थोड़ा सा अलग है बाकी सर्कमस्टांसेस से, बाकी चार्जेस की सिचुएशन से ये थोड़ा सा अलग है। तो यहां पे फाइनली कोर्ट ने ये फैसला दिया कि इस केस के अंदर सारी सर्कमस्टांसेस को एनालाइज करने के बाद ऐसा लगता है कि हमारे ये जो प्लेंटिफ साहब हैं, ये जो परचेजर साहब हैं, इन पे हम इस नॉलेज को इंप्यूट नहीं कर सकते कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो टैक्सेस हैं वो इस प्रॉपर्टी के ऊपर बर्डन हो रहे हैं। क्योंकि नॉर्मल आदमी, कोई भी आदमी, खासकर जो किसी आम व्यक्ति से प्रॉपर्टी को नहीं खरीद रहा है, कोर्ट सेल में खरीद रहा है, कोर्ट के ऑक्शन में खरीद रहा है, तो वो कहां ऐसा सोचेगा। मतलब बहुत कम चांसेस हैं कि कोई भी व्यक्ति को ऐसा शक भी होगा कि कोई प्रॉपर्टी जो बिल्कुल लीगल तरीके से खरीद रहा है, लीगल रास्ते से खरीद रहा है, वहां पर लोगों ने ऐसी बदमाशी दे रखी होगी कि 4-4 साल से टैक्स नहीं पे रखा होगा। मतलब ये एक ऐसी सिचुएशन है, एक ऐसी सर्कमस्टांस है जो नॉर्मल एक्सपेक्टेशन के अंदर नहीं गिरती है। ये एक ऐसी चीज नहीं लगती है जो आम परिस्थितियों में कंस्ट्रक्टिव नोटिस के होराइजन में जानी चाहिए। ये बड़ा ही सरप्राइजिंग है। ये ऐसा नहीं है कि हर केस में ऐसा होता है, या हर केस में हम देख रहे हैं कि 4-4 साल से पेंडेंसी बनी हुई है। और खासकर जब ऐसी इस तरीके का परचेज रहा हो, कोर्ट गाइडेड परचेज रहा हो, तो वहां पे तो और ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है ना कि इस प्रॉपर्टी के साथ कोई परेशानी नहीं होगी। पर यहां तो उल्टा निकला है, राइट। तो कोर्ट ने आखिरी में तो यही फैसला दिया कि ये जो केस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस है उसमें जस्टिफाइड नहीं लग रहा कि इस परचेजर पे हम लोग ये कंस्ट्रक्टिव नोटिस को इंप्यूट करें। इसलिए आपको पता ही है नतीजा क्या होगा। नतीजा यही होगा कि हमारे जो परचेजर हैं, ही शुड नॉट बी फोर्स्ड टू पे अप द टैक्सेस उनके परचेज करने से पहले। ठीक है, जो हमारे परचेजर हैं उन्होंने अपनी तरफ से पूरी समझदारी दिखाई और अपनी तरफ से पूरी जो भी जरूरी जानकारी थी उसको इकट्ठा किया और उसके बाद ही प्रॉपर्टी में पैसे डाले। और ये जो म्युनिसिपल टैक्सेस की पेंडेंसी वाली बात है, ये एक ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में उनकी मतलब कोई ऐसी बाध्यता बनती थी या वो नॉर्मली एक्सपेक्ट कर सकते थे कि ऐसा कुछ सिचुएशन होगा। फॉर दैट रीजन बच्चे, इस केस का जो ऑल इन ऑल फैसला रहा वो यही रहा कि डिस्पाइट द फैक्ट, काफी क्लोज केस है, इसको आप एकदम क्लियर कट केस मत मानना। क्योंकि यही देखो, यही चीज आपको सीखनी है। कई बार किसी केस का क्या नतीजा होगा वो कानून से ज्यादा निर्भर करता है उस केस के फैक्ट्स के ऊपर। बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, यहां पर भी काफी क्लोज केस है। क्योंकि देखो, म्युनिसिपल टैक्सेस इज ए चार्ज और इट इज अ चार्ज विच इज बीइंग इम्पोज्ड बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ। तो अगर मैं नॉर्मल कानून बोलूं, अगर इस फैक्चुअल सिचुएशन को अगर एक बार को मैं साइड में हटा दूं और बिल्कुल आंखें बंद करके मैं केवल देखूं कि एक चार्ज है किसी प्रॉपर्टी पर और कोई व्यक्ति उस चार्ज के बारे में बिना जानकारी निकाले उस प्रॉपर्टी को खरीद रहा है, तो बच्चे सीधा सीधा रिजल्ट इसका यही होना चाहिए था कि कंस्ट्रक्टिव नोटिस इंप्यूट करना चाहिए था उस पार्टी के ऊपर कि भाई आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, एटलीस्ट इंक्वायर अबाउट द चार्जेस दैट योर प्रॉपर्टी हैव। खरीदने से पहले आपकी खुद की जिम्मेदारी है, कोई बताए ना बताए। बट बिकॉज ऑफ द पेकुलियर सर्कमस्टांसेस, इस केस के जो फैक्ट्स थे उन्होंने तख्ता को पलटिया। क्योंकि यहाँ पे ये जो 2-3 फैक्ट रहे, एक तो एक्सपेक्टेशन, ये बिल्कुल बहुत मुश्किल एक्सपेक्टेशन है कि कोई व्यक्ति एक्सपेक्ट करेगा कि ऐसे किसी सिचुएशन में 4-5 साल से टैक्सेस को पे नहीं किया गया हुआ। एक तो ये एब्सेंस ऑफ एक्सपेक्टेशन रहा जो मेन रीजन रहा इस केस में इस फैसले का। और दूसरा यही रहा कि ये जो चार्ज था, ये चार्ज तो था सेक्शन 100 के हिसाब से, चार्ज की डेफिनेशन में तो गिर रहा था, पर दिस वाज नॉट ए नॉर्मल चार्ज। ये एक ऐसा चार्ज नहीं था जो बाय एक्ट ऑफ पार्टीज हुआ हो। क्योंकि नॉर्मली जब बाय एक्ट ऑफ पार्टीज चार्जेस क्रिएट होते हैं, इट बिकम्स इजियर उनके बारे में जानकारी निकालना या उनके बारे में पता होना। बट अगर कोई चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ लगा जा रहा है, वी डोंट नो ना कि कहीं पे कैलकुलेशन होती जा रही है और बंडल्ड अप होता जा रहा है अमाउंट, राइट। तो अब कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी के गेट पे तो आके खड़ा नहीं हो जाएगा कि कौन कौन से चिट्ठियां आ रही हैं यहाँ पे, कौन कौन से नोटिस आ रहे हैं, राइट। तो ऐसी सिचुएशन में कंपैरेटिवली थोड़ा सा मुश्किल होता है कि किसी व्यक्ति को जानकारी हो पाए जब तक वो ऑफिस में जाके विजिट ना करे। तो इन बिकॉज ऑफ दीज टू पेकुलियर सर्कमस्टांसेस, मैं आपको बता रहा हूं, कोर्ट ने ये फैसला दिया है जिसको हम देख रहे हैं, जिसकी वजह से परचेजर बच तो गया, बट हाँ,
काफी क्लोज केस था। तो आप जब भी फैसला लिखें, यही बात मैं आपको सिखा रहा हूं, केवल फैसला लिखने का काम नहीं है हमारा। एज ए लॉ स्टूडेंट जब हम खासकर जुडिशियल सर्विसेज जैसे एग्जाम में बैठ रहे हैं, तो हमसे ये एक्सपेक्टेशन नहीं है कि हम 2 लाइन में 3 लाइन में वहां पे फैसला लिख के आए। हमारा ओवरव्यू होना चाहिए, हमारा एक ओपिनियन होना चाहिए उस फैसले के भी बारे में। जो मैं ये बातें कर रहा हूं, ये आपको सीखना पड़ेगा, ये इनको आपको लिखना पड़ेगा। ये बच्चे आपकी ओरिजिनलिटी होगी, यही होगा जो आपको सबसे अलग करेगा। वरना फैसले तो आपसे भी अच्छे लोग लिख के आएंगे, क्योंकि रटने की शक्ति उनमें ज्यादा होगी आपसे, आप बेस्ट तो हो नहीं। ठीक है, तो यही सीखना है। चलो, विद दिस वी आर मूविंग टू द सेकंड केस। पहले मुझे आप ये बताओ कि पहला केस सभी लोगों को क्लियर है, समझ में आ गया है? फर्स्ट केस कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से बताएंगे चैट बॉक्स में। आर यू ऑल क्लियर अबाउट दिस? ठीक है, आज आपका एक शब्द हाजी हाजी से पीछा नहीं छूटेगा। वहां पे भी देखो, दोनों पार्टी जो ओरिजिनल ओनर था वो भी हाजी था, परचेजर था वो भी हाजी था। पर चलो, केस का नाम अलग था, केस का नाम एएमसी वर्सेस द नेम ऑफ द परचेजर था। यहां पर ये जो हमारा सेकंड केस है, इसमें कौन कौन है? मोहम्मद मुस्तफा वर्सेस फिर से हाजी मोहम्मद, पर यहाँ पे नाम है ईसा। ठीक है, मोहम्मद मुस्तफा वर्सेस मोहम्मद ईसा, इस तरीके से याद कर लो। हाँ, और एक बात, दिस इज नॉट द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये पटना हाई कोर्ट की जजमेंट है 1987 की। पर ऐसा मत सोचना कि किसी भी तरीके से कम है बच्चे, इनफैक्ट काफी अच्छा एनालिसिस किया है पटना हाई कोर्ट ने इस केस के अंदर। देखना आपको मजा आएगा। पहले मैं आपको फैक्ट्स बताता हूँ। और अब देखो, एक केस मैंने आपको बता दिया, अब आपको पता है कि कानून है क्या। अब वही रिपीट होने वाला है ऑब्वियसली। तो फैक्ट्स को ध्यान से सुनो और खुद अपने दिमाग से एनालाइज करने की कोशिश करो। फैसला जो भी है उसको रहने दो, वो तो मैं बता ही दूंगा, बट अपने लेवल पे खुद भी कोशिश करो कि क्या करना है, क्या लिखता मैं अगर यहां पे लिखना होता मेरे को, तो वो कोशिश करो। पहले मैं फैक्ट्स बताता हूं आपको। यहां पे क्या है, एक व्यक्ति है जो कोर्ट के सामने आया है। वो कह रहा है कि पटना में एक घर है, पक्का मकान है, जिस जहां पर वो किराए पे रहता है। ठीक है, वो उसका किराए पे रहा करता था, मतलब उसका टेनेंट हुआ करता था। और वो जो घर है जिसमें वो किराए पे रहता था, वो किसको बिलोंग करता था? मोहम्मद ईसा को। मोहम्मद ईसा को, जो इस केस में डिफेंडेंट नंबर 1, मोहम्मद ईसा को बिलोंग करता था। और ये जो मोहम्मद ईसा है, इस टीनेंट का कौन था? अंकल था। तो ये मोहम्मद मुस्तफा है जो टीनेंट है, और मोहम्मद ईसा उसके अंकल थे, जो अपने ही अंकल के घर में ये किराए पे रहता था। तो ऐसी सिचुएशन है। फिर क्या हुआ, कहानी को देखो आगे कैसे कहानी बढ़ी। 1972 में अप्रैल के मंथ पर क्या हुआ, ये जो अंकल हैं उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर करी अपने इस नेफ्यू के सामने, मोहम्मद मुस्तफा के सामने, कि वो जो घर है जिसमें ये मोहम्मद मुस्तफा किराए पे रहता है, वो उस घर को बेचना चाहते हैं। अंकल कह रहे हैं कि मैं इस घर को बेचना चाहता हूं क्योंकि मुझे अर्जेंटली पैसे की जरूरत है। तो इस नेफ्यू ने कहा, मुस्तफा ने कहा कि आप खरीद लो, मैं खरीद लेता हूं आपसे घर। आपको कितने पैसे की जरूरत है बताओ, मैं खरीद लेता हूं। तो इन दोनों के बीच में डील हुई, मतलब एग्री किया गया कि जो हमारा मोहम्मद मुस्तफा है वो अपने अंकल की प्रॉपर्टी को परचेज करेगा, और कंसिडरेशन अमाउंट रहेगा 20,000 रुपए। 20,000 वुड बी द कंसिडरेशन अमाउंट। ये बच्चे एग्रीमेंट हुआ दोनों पार्टीज के बीच में, अभी पैसे पेमेंट नहीं हुआ है, अभी दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है कि 20,000 रुपए में नेफ्यू प्रॉपर्टी खरीद रहा है फ्रॉम दी अंकल। ठीक है, अब ये जो नेफ्यू है वो कह रहा था कि मेरे पास एक साथ तो 20,000 रुपए नहीं है, आप मेरे को थोड़ा सा टाइम दो, मैं आपको थोड़े से टाइम में 20,000 रुपए अरेंज करके देता हूं, और जैसे ही मैं अरेंज करूंगा वैसे ही सेल डीड को एग्जीक्यूट करा लेंगे। अंकल ने कहा चलो ठीक है। फिर एक दिन क्या हुआ, अंकल जो है वो भागे भागे आए इसके पास, मोहम्मद मुस्तफा के पास, और उन्होंने आके बोला कि मेरे को बहुत अर्जेंटली, ये सब 14 जून के हो रहा है, कि मेरे को बहुत अर्जेंटली 7,000 रुपयों की जरूरत है। 20,000 रुपए का एग्रीमेंट था ना ओरिजिनली, और 20,000 रुपए इकट्ठा कर रहा था मुस्तफा। एकदम से अंकल एकदम से धमक पड़े और बोले कि मेरे को 7,000 रुपए की बहुत अर्जेंट जरूरत है, तो मेरे को दे दो यार। तो मुस्तफा के पास 7,000 रुपए इकट्ठे हो गए थे उस समय तक, तो उसने 7,000 रुपए उठा के अपने अंकल को दे दिए एज पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन। अब कितने बकाया बचे? 14,000 बकाया बचे, 7,000 तो दे दिए। फिर क्या हुआ, अंकल का भैया क्या हुआ, मूड बदल गया।
जैसे ही उनके पास 7,000 रुपए आ गए, उनके थोड़े से कलर्स चेंज हो गए। पहले तो मोहम्मद मुस्तफा बेचारा पैसा इकट्ठा करने में लगा रहा, जो बाकी के 14,000 रुपए बचे थे। जैसे ही उसने 14,000 रुपए इकट्ठे कर लिए, उसने अंकल को बोला कि चलो 14,000 रुपए ले लो और सेल डीड एग्जीक्यूट कर लेते हैं। अंकल ने रिस्पॉन्स देना बंद कर दिया। फिर वो बेचारा बड़ा परेशान हो गया मोहम्मद मुस्तफा की, उसके 7,000 रुपए भी चले गए हैं, अभी फंसे पड़े हैं, और वो अंकल करने को तैयार नहीं है, उसको एग्री से करनी है, सेल डीड एग्जीक्यूट करने को तैयार नहीं है। तो क्या किया मोहम्मद मुस्तफा ने, लीगल नोटिस सर्व करवाया। किस पर? अपने अंकल पर, कि भाई आप एग्रीमेंट टू सेल से बंधे हुए हो, आपने कमिट किया है उस कर को भेजने के लिए, 20,000 रुपए की आपकी कमिटमेंट है, आई एम रेडी टू कंप्लाई विद इट, आप आओ और उसको कंप्लाई करो। ठीक है? तो वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को मांग रहा है, और बिल्कुल सही है, अपनी जगह पे कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा है। और वो कह रहा है कि मैं रेडी हूं, मेरी तरफ से 13,000 रुपए बचते हैं, आप 7,000 में दे चुका हूं, उनको पे करने के लिए रेडी हूं, और आप आओ और अपनी सेल डीड को एग्जीक्यूट करो, अदरवाइज मैं आपके खिलाफ लीगल एक्शन लूंगा, ऑब्वियसली। ठीक है? तो इसके बारे में उसने लीगल नोटिस को, रजिस्टर्ड लीगल नोटिस को सर्व करवा दिया। ठीक है? ये किया उसने 10वें महीने में। ठीक है? अप्रैल में उन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ, जून में वो 7,000 रुपए उधार ले गए, और फाइनली अक्टूबर के महीने में ये लीगल नोटिस सर्व करवाया बाय दी नेफ्यू टू दी अंकल। पर बच्चे, इसी दौरान एक दिन नेफ्यू को पता चला कि अंकल तो बहुत चालाक निकले, अंकल ने क्या किया है कि वो प्रॉपर्टी किसी और को बेच दी है। वो जो प्रॉपर्टी जिसके बारे में एग्रीमेंट टू सेल किया था उसने, उस प्रॉपर्टी को किसी और व्यक्ति को बेच दिया है। जो प्रॉपर्टी बेची गई है वो दो लोगों को बेची गई है जॉइंट नेम में, और वो दोनों ही माइनर्स हैं, बच्चे हैं वो, और उनका पिता उस ट्रांजैक्शन में उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। उनके पिता का नाम है आरिफ हुसैन। तो आरिफ हुसैन के बच्चों के नाम पर वो प्रॉपर्टी खरीदी गई है। जैसे ही नेफ्यू को ये पता चली कि भाई उनसे भी इसने पैसा ले लिया उनके फेवर में, तो भैया सील डीड भी एग्जीक्यूट कर लिया। तो फिर तो मोहम्मद मुस्तफा पे नहीं रुका गया, उसने कहा ये तो सरासर धोखा है मेरे साथ, कि मेरी प्रॉपर्टी भी हाथ से जा रही है, मेरे पैसे भी नहीं रिटर्न हुए हैं। वो पहुंच गए कोर्ट ऑफ लॉ। जो हमारा नेफ्यू है वो कोर्ट पहुंच गया, और उसने इसको तो अपने अंकल को तो डिफेंडेंट नंबर 1 बनाया, पर ये जो बच्चे हैं जिन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी है, उनको डिफेंडेंट नंबर 2 और 3 बनाया, क्योंकि उनके खिलाफ भी तो रिलीफ चाहिए कि भाई आप कैसे खरीद सकते हो कोई प्रॉपर्टी जिसके बारे में एग्रीमेंट टू सेल हो चुका है। सो दैट वाज द बेसिक लॉजिक। तो इस केस में फाइनली क्वेश्चन वही उठा कि ये जो बच्चे हैं, ये जो माइनर्स हैं, बच्चों पे फोकस मत करना, बच्चे की बच्चे के होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ट्रांजैक्शन में उनके पिता उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है? तो ये जो डिफेंडेंट नंबर 2 और 3 है, क्या ये बोनाफाइड परचेजर है या नहीं? पहली बात। दूसरी बात, ये बोनाफाइड परचेजर्स फॉर कंसीडरेशन है या नहीं? और तीसरी बात, ये बोनाफाइड परचेजर्स फॉर कंसीडरेशन विद नोटिस है या विदाउट नोटिस है? ये 3 चीजें होती हैं बच्चे। पहले आपको साबित करना पड़ता है कि आप बोनाफाइड परचेजर हो या नहीं। यहां पे आपको साबित करना पड़ता है कि आप किसी भी तरीके से खरीदार बेचने वाले व्यक्ति के साथ मिले हुए नहीं हो। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि किसी व्यक्ति को जानकारी हो कि इस प्रॉपर्टी के बारे में एग्रीमेंट टू सेल कर रखा है, अब ये दोनों मिल जाएं, विक्रेता और नया वाला खरीदार दोनों मिल जाएं, कि उससे तो पैसे हमने उठा लिए, अब उसको बेवकूफ बनाते हैं, मैं तुम्हारे फेवर में सेल डीड कर दे रहा हूं। तो ये जो होती है इसको हम बोलते हैं बच्चे कल्यूजिव सेल। कल्यूजिव सेल, इसमें बेचने वाला तो बदमाश है ही, खरीदने वाला भी बदमाश है। तो ऐसे को तो कोई रिलीफ मिलता ही नहीं है, उसको तो हम देखते ही नहीं है, उसके फेवर में जो सेल डीड होती है वो जीरो ही मानी जाती है, उसमें कोई इतना टेंशन नहीं है। तो सबसे पहले लेवल पे तो आपको अपना बोनाफाइड प्रूव करना होता है कि यू आर दी बोनाफाइड परचेजर, कि मतलब आपको इस किसी षड्यंत्र की या किसी बदमाशी की जानकारी नहीं थी और आप उसके पार्ट नहीं हो। ठीक है? तो ये कल्यूजिव सेल डीड नहीं है। तो सबसे पहले लेवल पे आपको अपना बोनाफाइड साबित करना पड़ता है, दैट यू आर दी बोनाफाइड परचेजर। परचेजर शब्द में ही इंप्लाइड है, पर मैं उसको अलग से लिख रहा हूं कि इस बाद में आपको दिखाना पड़ता है कि जो आपने खरीदी है प्रॉपर्टी, वो विद कंसीडरेशन से खरीदी है, मतलब पैसा देके खरीदी है। इसमें भी फर्क पड़ता है। कोई प्रॉपर्टी, भले ही जिस प्रॉपर्टी व्यक्ति को प्रॉपर्टी मिल रही है वो मिला हुआ नहीं है, उसकी कोई गलती भी नहीं है, अगर वो प्रॉपर्टी उसको गिफ्ट के तौर पर मिल रही है
तो उसके राइट्स कंपैरेटिवली कम होते हैं, उसके अधिकार कंपैरेटिवली कम होते हैं, और उसके अधिकार हमेशा झुक जाएंगे ऐसे व्यक्ति के अधिकारों के बारे में जिसने उस प्रॉपर्टी के रिलेशन में कंसिडरेशन दे रखी है। तो अगर यहाँ पे ऐसा होता कि ये जो बच्चे हैं इनको गिफ्ट दिया होता तो कोई टेंशन ही नहीं होती, तो ये जो एग्रीमेंट टू सेल वाला बंदा है ये जीत जाता, क्योंकि इसके ट्रांजैक्शन में कंसीडरेशन इन्वॉल्व है। तो हमेशा नॉन कंसीडरेशन और कंसीडरेशन के सिचुएशन में कंसीडरेशन जीतती है। तो बोनाफाइड परचेजर के साथ अगर आपको केस लड़ना है, टक्कर देनी है, तो आपको यह भी साबित करना पड़ता है दैट यू आर द परचेजर फॉर कंसीडरेशन। तो दूसरे लेवल पे आपको यह देखना पड़ता है कि आपने पैसा दिया है इन रिटर्न ऑफ द प्रॉपर्टी। और आखिरी में बात आती है नोटिस और नॉन नोटिस वाली, कि आप बोनाफाइड परचेजर विद कंसीडरेशन विद नोटिस हो या फिर विदाउट नोटिस। और नोटिस किसके बारे में? वही जिसके बारे में ऑब्जेक्शन उठ रहा है। इस केस में किस बात के नोटिस के बारे में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि इस व्यक्ति को जो बोनाफाइड परचेजर फॉर कंसीडरेशन है, इसको इस एग्रीमेंट टू सेल के बारे में, जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट टू सेल था उनमें क्या कहते हैं अंकल और नेफ्यू में, उसके बारे में नोटिस था या नहीं। अगर नोटिस था तो गड़बड़ हो जाएगी, या अगर नोटिस होना चाहिए था कंस्ट्रक्टिव नोटिस तो भी गड़बड़ हो जाएगी। पर अगर नोटिस नहीं था, ना ही होना चाहिए था, तो फिर भाई इनके साथ हम छेड़खानी नहीं करेंगे। सो दैट इज हाउ द लॉ लुक्स। इस तरीके से बच्चे काम करता है कानून। तो इसमें इशू ये उठा कि ऐसे सिचुएशन है, ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं। अब देखो केस के साथ आगे बढ़ते हैं। यहां पे बच्चे इस केस के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको हमें खासा ध्यान देना है। इसमें वैसे तो बाकी तो सर्कमस्टांसेस लगभग वही हैं कि कोई भी परचेजर है उसको उस प्रॉपर्टी के रिलेशन में सफिशिएंट इंक्वायरीज करनी चाहिए, जिसके अंदर इंक्लूड होता है ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन, प्रीडेटेड ट्रांजैक्शन जो उस प्रॉपर्टी के बारे में हो, कहीं वो प्रॉपर्टी किसी और व्यक्ति को कमिट तो नहीं है। तो दीज आर दी सर्कमस्टांसेस दैट कम इनटू द पिक्चर। बट यहाँ पे बच्चे एक सिचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो बहुत अलग है, जिसकी वजह से ये केस थोड़ा सा डिफरेंट डायरेक्शन में जाएगा। यहां पे बच्चे ये जो बंदा है, ये जो एग्रीमेंट टू सेल वाला बंदा, ये जो नेफ्यू है, इसके साथ एग्रीमेंट टू सेल तो है ही, पर ये बंदा भाई उस प्रॉपर्टी में रह भी तो रहा है। जो सब्जेक्ट मैटर है प्रॉपर्टी सेल का, एग्रीमेंट टू सेल का और बाद में सेल का टुवर्ड्स द डिफेंडेंट नंबर 2 और 3, उस प्रॉपर्टी के पोजेशन में ये ऐसा कह रहा है, ये जो नेफ्यू है ये ऐसा कह रहा है कि मैं उस प्रॉपर्टी के पोजेशन में हूं। और जब भी बच्चे पोजेशन की बात आती है ना, जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आएगी कि कोई प्रॉपर्टी है जो सब्जेक्ट मैटर है किसी भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शन का, अगर उस प्रॉपर्टी के पोजेशन में है कोई बंदा, तो उस पोजेशन के रिलेशन में उस खरीदने वाले व्यक्ति की जिम्मेदारियां कुछ बढ़ जाती हैं। अगर आप सेक्शन 3 को देखो, सेक्शन 3 के अंदर आप नोटिस का डेफिनेशन पाओगे, और नोटिस की डेफिनेशन के अंदर आप देखना बच्चे एक्सप्लेनेशन नंबर 2। ये जो एक्सप्लेनेशन नंबर 2 है नोटिस की डेफिनेशन का, वो कंस्ट्रक्टिव नोटिस को डिफाइन करते हुए बोलता है कि हर कोई व्यक्ति जो किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी से डील कर रहा है, और अगर उस प्रॉपर्टी के पोजेशन में कोई बंदा है, इस खरीदार की ये जिम्मेदारी होती है कि उस बंदे से जो पोजेशन में है उससे सफिशिएंट इंक्वायरी कर ले कि वो किस हक से उस प्रॉपर्टी के पोजेशन में है। तो अगर आप किसी प्रॉपर्टी को खरीद रहे हो और वो प्रॉपर्टी किसी व्यक्ति के कब्जे में है इन व्हाटएवर कैपेसिटी, ये आपकी जिम्मेदारी होती है एज ए खरीदार कि आप सफिशिएंट इंक्वायरीज कर लो उस व्यक्ति से जो कब्जे में है कि उसका क्या हक है उस कब्जे में रहने का, कि वो एज ए टीनेंट है, एज ए किराएदार है, एज ए लेसी है, या फिर वो कहीं अपना मालिकाना हक तो नहीं जता रहा है। ये जिम्मेदारी होती है। दिस इज पार्ट ऑफ द कंस्ट्रक्टिव नोटिस। अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो कल को अगर उस पोजेशन वाला व्यक्ति कोई राइवल क्लेम रेज करता है कि भाई मैं मालिक हूं, या मेरा जो कब्जा था जब आपने उस प्रॉपर्टी को खरीदा वो मालिकाने हक के तौर पर था, तो फिर आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, बिकॉज इट वॉज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप किसी प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो और उसके पोजेशन में कोई है, तो ड्यू इंक्वायरी कर लो भाई कि वो किस हक से है। ठीक है, टीनेंट के हक से है या फिर अपना ही
मालिकाना हक जताना चाह रहा है। पर यहां पर बच्चे एक और बड़ी परेशानी है। अगर बच्चे ये वाला प्रिंसिपल लग जाता तो बच्चे कोई डाउट ही नहीं था कि केस की जजमेंट मोहम्मद मुस्तफा के ही फेवर में आती। अगर ये पोजेशन वाली बात साबित हो जाती ना तो कोई डाउट ही नहीं था, कोई परेशानी नहीं थी। क्योंकि ऑब्वियसली आप अगर प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, यू मस्ट हैव विजिटेड दी प्रॉपर्टी, और आप देखते हैं कि वहां पे मोहम्मद मुस्तफा रह रहा है, तो आपको इंक्वायरी करनी चाहिए थी कि वो आप किस हक से रह रहे हो भाई। और आप पूछते तो आपको पता चल जाता कि उसके फेवर में एग्रीमेंट टू सेल कर रखा है। पर यहाँ पे दिक्कत क्या हुई बच्चे, ये जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है ना, जो सब्जेक्ट मैटर है उस एग्रीमेंट टू सेल का और इस सेल ट्रांजैक्शन का, वो प्रॉपर्टी थोड़ी सी बड़ी है। उसका जो साइज है वो थोड़ा सा बड़ा है। और ये बात बिल्कुल सही है कि ये जो बंदा है, ये जो हमारा प्लेंटिफ है, ये उस प्रॉपर्टी में रहता है, पर उस प्रॉपर्टी केवल एक छोटे से हिस्से में रहता है, लगभग 1/6 हिस्से में रहता है। उस प्रॉपर्टी में इसके अलावा 6 किराएदार और रहते हैं। ये सिचुएशन है बड़ी, मतलब बीच की परिस्थिति बन के आ गई है कि भाई है तो पोजेशन में, पर उस पूरी प्रॉपर्टी के पोजेशन में नहीं है, उस प्रॉपर्टी के केवल एक हिस्से में है। विद द फैक्ट कि उसके अलावा बाकी के भी कई सारे टीनेंट्स हैं जो उस प्रॉपर्टी के पोजेशन में हैं। टीनेंट्स है, किराएदार है जो उस प्रॉपर्टी के पोजेशन में है। मालिकाना हक केवल यही जता रहा है एग्रीमेंट टू सेल के आधार पर, बाकी तो किराएदार है, पर इससे ज्यादा है। अब देखो कोर्ट ने बच्चे ऐसी सर्कमस्टांस में कैसा फैसला दिया। कोर्ट ने सबसे पहले तो बोला कि ये बात बिल्कुल सही है कि जो कंस्ट्रक्टिव नोटिस है उसके उस रूल के अंदर जो हमारा एक्सप्लेनेशन 2 है सेक्शन 3 का, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और वो बाइंडिंग होता है किसी भी बंदे पर जो भी उसको खरीद रहा है। पर कोई भी बंदा जो इस एक्सप्लेनेशन नंबर 2 पे रिलाय करता है इस आधार पर कि वो प्रॉपर्टी के पोजेशन में है, उस प्रॉपर्टी के पोजेशन में तभी माना जाएगा अगर वो प्रॉपर्टी एक्सक्लूसिवली उसके कंट्रोल में है। मतलब वो उस प्रॉपर्टी के पोजेशन में है इन टोटो। किसी प्रॉपर्टी के जो सब्जेक्ट मैटर है डिस्प्यूट का, उसके किसी छोटे से हिस्से के पोजेशन में होना सफिशिएंट नहीं होगा एक्सप्लेनेशन नंबर 2 को ट्रिगर करने के लिए। प्रॉपर्टी का पोजेशन एज पर एक्सप्लेनेशन नंबर 2 मीन्स द पोजेशन ऑफ द एंटायर प्रॉपर्टी, नॉट एनी पार्ट ऑफ इट, और स्पेशली जब इतना छोटा हिस्सा हो। तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट ने रिगार्ड किया कि इस पर्टिकुलर केस के अंदर यहां पर जो पोजेशन है, पोजेशन तो है, पोजेशन को क्वेश्चन नहीं किया, पोजेशन तो है, इनफैक्ट वो उस छोटे हिस्से में कई साल से रह रहा है, पोजेशन को क्वेश्चन नहीं कर रहे, बट जो अमाउंट ऑफ पोजेशन है उसको सफिशिएंट नहीं माना गया एक्सप्लेनेशन नंबर 2 को ट्रिगर करने के लिए। क्योंकि अगर एक्सप्लेनेशन नंबर 2 ट्रिगर हो जाता फिर तो बच्चे जीत जाता ये नेफ्यू, पर वो नहीं जीत पाया क्योंकि एक्सप्लेनेशन नंबर 2 ट्रिगर नहीं हुआ, क्योंकि उसका जो अमाउंट ऑफ पोजेशन है, जो एक्सटेंट ऑफ पोजेशन है, उसको सफिशिएंट नहीं कंसीडर किया गया विद द एडिशनल फैक्ट कि वहां पे और भी टीनेंट थे। तो कोर्ट ने यही डिसीजन दिया कि हम इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं थोप सकते किसी खरीदार पर कि वो हर एक बंदे से जाके पूछेगा भाई कि आप किस हक से हो। आप खासकर जब 6-7 लाख लोग अलग अलग तरीके से प्रॉपर्टी के पोजेशन में हो, तो हम इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं थोपेंगे कि वो हर एक व्यक्ति से जो प्रॉपर्टी में मौजूद है उससे जाके पूछेगा भाई आप किससे हक से हो, आप किससे हक से हो, आप किससे हक से हो। अगर यहाँ पे केवल यही बंदा होता और इसके एक्सक्लूसिव पोजेशन में होती और फिर जानकारी नहीं ली जाती तो समझ में आता। बट व्हेन सच इज अ सिचुएशन वेयर द पोजेशन इज डिवाइडेड अमंग डिफरेंट पीपल, डिफरेंट पर्संस, और जो पर्टिकुलर प्लेंटिव है उसके फेवर में एक छोटा सा हिस्सा है केवल, तो यहां पर ट्रिगर करना एक्सप्लेनेशन नंबर 2 को थोड़ा सा अनजस्टिफाइड लगता है। फॉर द रीजन कोर्ट ने ये माना कि ये जो परचेजर्स हैं ये बोनाफाइड परचेजर भी थे, कोई कल्यूसिव नहीं था, विद कंसिडरेशन थे, पैसा भी दिया था, एंड इट वाज विदाउट नोटिस, क्योंकि उनके पास एज अ फैक्ट तो नोटिस नहीं था, क्योंकि उन्हें किसी ने नहीं बताया था, और कंस्ट्रक्टिव नोटिस का प्रिंसिपल उनपे नहीं लगाया जा सका, जो मैंने आपको बताया पोजेशन वाली सिचुएशन की वजह से। ठीक है, सो दिस वाज द जजमेंट जो मोहम्मद मुस्तफा
वर्सेस मोहम्मद ईसा के केस में निकल के आती है, ऑल डिपेंडेंट ऑन एक्सप्लेनेशन नंबर 2 ऑफ द डेफिनेशन ऑफ नोटिस, जो कंस्ट्रक्टिव नोटिस का प्रिंसिपल अप्लाई करती है इन द सिचुएशंस ऑफ द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। ये एक्सप्लेनेशन 2 बच्चे बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आपसे कोई प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन पूछा जाए जिसमें इस पोजेशन को ही आधार बनाया जाए कंस्ट्रक्टिव नोटिस का। अगर ऐसा हुआ है सो दिस वुड बी द केस जो आपको सबसे पहले लिखना होगा, और वहां पे पोजेशन को डिफाइन करने के लिए कि कितना पोजेशन सफिशिएंट माना जा सकता है या नहीं, वहां पर आपके लिए बच्चे ब्रह्मास्त्र की तरह काम करें। अब मुझे आप जल्दी से बताओ, आर वी ऑल क्लियर अबाउट दिस जजमेंट? क्लियर है? सभी लोगों के समझ में आया है? ऑल क्लियर बच्चे? कहीं पे कोई परेशानी, कोई दिक्कत? समझ में आ गया? कल को अगर क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे? तैयार रहना बच्चे, ठीक है? दीज आर ऑल दी पॉइंट्स जो आने ही आने हैं, तो इनको 4-5 बार पढ़ के सुन के दिमाग में बिठा लो। नाउ मूविंग टू द लास्ट केस, आखिरी केस है, 10 मिनट में खत्म हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका। इस केस का नाम है बच्चे H.N. नारायण स्वामी नायडू वर्सेस श्रीमती दीवरम्मा। मैंने इस केस को, वैसे मैं 2 ही केस ले रहा था, मैंने इसको जबरदस्ती डाला है क्योंकि इसके फैक्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग है और इससे जो पॉइंट निकल के आ रहा है वो भी सीखने लायक है। एक तो ये कर्नाटक हाई कोर्ट का है, ठीक है? तो ये भी याद रखना, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं है, कर्नाटका का है और 1981 का जजमेंट है, कंपैरेटिवली नया है बाकी के दोनों जजमेंट से, ठीक है? तो देखो यहां पे क्या हो रहा है उसको समझते हैं। यहां पे बच्चे क्या हुआ कि एक महिला है, वो महिला कोर्ट के सामने आके केस फाइल कर रही है। और उसका केस क्या है? उसका केस ये है कि एक व्यक्ति है जो डिफेंडेंट नंबर 1 उसको बनाया है उसने, और उसकी माता जी। प्लेंटिफ का ये कहना है कि ये जो डिफेंडेंट नंबर 1 है और उसकी जो माता जी हैं, वो दोनों प्लेंटिफ के पास आए थे और उनको पैसों की जरूरत थी और वो अपनी प्रॉपर्टी को बेच रहे थे। तो प्लेंटिफ ने क्या किया था? उस प्रॉपर्टी को खरीदा था, उसको परचेज किया था। पर ये जो परचेज किया था प्लेंटिफ ने, ये एब्सोल्यूट ट्रांजैक्शन नहीं था। ये जो माता जी थी और ये जो डिफेंडेंट था, इनका कुछ लगाव था उस प्रॉपर्टी से। वो तो उनकी पैसे को लेके मजबूरी थी, इसलिए उनको उस प्रॉपर्टी को बेचना पड़ रहा था, पर वो उसको बेचना नहीं चाहते थे। तो इसलिए इन दोनों के बीच में, प्लेंटिफ एक तरफ और डिफेंडेंट एक तरफ, दोनों ने ये एग्री किया था कि उस प्रॉपर्टी को खरीद तो ले रहा है प्लेंटिफ, मतलब प्लेंटिफ ले तो रही है उस प्रॉपर्टी को, बदले में पैसे भी दे रही है। पर अगर ये जो लोग हैं, ये जो माता जी हैं और जो डिफेंडेंट हैं, अगर ये उस पैसे को अलोंग विद द इंटरेस्ट वापस कर देते हैं 6 महीने के बाद और 12 महीने होने से पहले, तो मतलब पैसा देने के 6 महीने के बाद और 12 महीने पूरे होने से पहले अगर पैसा रिटर्न कर दिया जाता है माता जी के द्वारा, डिफेंडेंट के द्वारा, तो प्लेंटिफ क्या करेगी? उस प्रॉपर्टी को वापस से कन्वे कर देगी इन्हीं के फेवर में, क्योंकि उसका पैसा वापस आ गया और उसका इंटरेस्ट भी वापस आ गया और प्रॉपर्टी वो वापस दे देगी। सो दिस इज द एग्रीमेंट। है बच्चे वो सेल ट्रांजैक्शन, मॉर्टगेज नहीं है, तो ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना। है बच्चे वो सेल ट्रांजैक्शन, मतलब थोड़ा सा सुनने में ऐसा लगता है कि कंडीशनल सेल वाला मॉर्टगेज है, पर उसमें मत जाना आप, क्योंकि कोर्ट ने उसका कहीं नाम ही नहीं लिया है, ठीक है? तो उस कंफ्यूजन में मत पड़ना। इसको सेल ट्रांजैक्शन की तरह ही ट्रीट करो अपने दिमाग में भी और अपने आंसर में भी। तो सेल ट्रांजैक्शन है विद द कंडीशन कि भाई उसको रीपरचेस किया जा सकता है 6 महीने से लेके 12 महीने के अंदर, अगर पेमेंट कर दिया जाता है तो। फिर क्या हुआ बच्चे? परेशानी ये हो गई कि प्लेंटिफ का कहना है कि ये जो माता जी हैं और ये जो डिफेंडेंट है, ये फिर से आए उनके पास कुछ दिनों बाद, उनको और पैसों की जरूरत थी। उन्होंने कहा कि ये जो हक है हमारे फेवर में कि हम 6 से 12 महीने के बीच में अगर आपको पैसा देंगे तो आप वो प्रॉपर्टी हमको वापस करोगे, इस हक को भी मैं आपको बेचने को तैयार हूं। मतलब अब ऐसी परिस्थिति हो जाएगी कि अब वो प्रॉपर्टी आपकी ही हो जाएगी परमानेंटली, हम पैसा देके भी उसको वापस नहीं ले पाएंगे। तो ये जो राइट टू रिकन्वेंस है ना हमारे फेवर में, कि हम 6 से 12 महीने के बीच में पेमेंट देके प्रॉपर्टी ले सकते हैं, हम उसको भी बेचने को तैयार हैं आपको। और प्लेंटिफ का कहना है कि उस हक को भी उन्होंने बेचा और बदले में पैसे लिए। अब यही डिस्प्यूटेड पॉइंट है, क्योंकि डिफेंडेंट और उसकी मदर कह रही है कि ऐसा नहीं है, कि उन्होंने उस हक को नहीं बेचा है, उन्होंने केवल प्रॉपर्टी को बेचा था और रिकन्वेंस का राइट उनके फेवर में था। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इन माता जी ने और इस बच्चे ने, इस डिफेंडेंट ने, पता है क्या किया है?
उस हक को, राइट टू रिकन्वेंस को किसी थर्ड पर्सन को बेच दिया है, अपने पास नहीं रखा है, किसी थर्ड पर्सन को बेच दिया है। और अब उस थर्ड पर्सन के पास ये अधिकार आ गया है कि वो जो पैसा इस डिफेंडेंट ने और माताजी ने उधार लिया था, मतलब उस सेल ट्रांजैक्शन के थ्रू लिया था, अगर वो उसको वापस कर देता है प्लेंटिफ को 6 से 12 महीनों के बीच में, तो प्लेंटिफ को वो प्रॉपर्टी वापस करनी पड़ेगी उस थर्ड पर्सन को। तो लड़ाई इस बात की है, प्लेंटिफ कह रहा है कि, प्लेंटिफ कह रही है कि वो जो रिकन्वेंस का राइट है वो उसी को बेच दिया है, डिफेंडेंट ने और माताजी ने, और वो जो थर्ड पर्सन है वो कह रहा है कि रिकन्वेंस का राइट मुझे बेचा है डिफेंडेंट ने और माताजी ने। तो डिफेंडेंट और माताजी तो बीच में से निकल ली है, लड़ाई हो रही है इस थर्ड पर्सन में और इस प्लेंटिफ में। और ये जो पूरा सिनेरियो क्रिएट हो रहा है नोटिस और कंस्ट्रक्टिव नोटिस का, ये इसी थर्ड पर्सन के रिलेशन में हो रहा है, यही जो थर्ड पर्सन है, क्योंकि इसने पैसा देके उस हक को खरीदा है और वो हक प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है, प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शन से जुड़ा हुआ है। तो सवाल हमारे सामने ये है कि ये जो व्यक्ति है जिसने उस प्रॉपर्टी को खरीदा है, जिसने उस हक को खरीदा है कि वो 6 से 12 महीने के बीच में पैसा देके प्रॉपर्टी को पा सकता है, क्या उसकी क्या क्या जिम्मेदारी थी जानकारी निकालने की उस प्रॉपर्टी के रिलेशन में, जिस प्रॉपर्टी के बारे में उसने उस हक को खरीदा है, किस तरीके का नोटिस, किस तरीके का कंस्ट्रक्टिव नोटिस उस पर इंपोज कर सकते हैं, ये जिम्मेदारी है। तो वही चीज हम देखेंगे कि क्या वो बोनाफाइड परचेजर है उस राइट टू रिकन्वेंस का, कहीं वो मिला हुआ तो नहीं है माताजी के साथ और डिफेंडेंट के साथ डिफीट करने के लिए प्लेंटिफ का राइट। इसमें कोर्ट ने नतीजे में पहुंचा कि हाँ वो बोनाफाइड परचेजर है। दूसरा, क्या वो बोनाफाइड परचेजर फॉर कंसिडरेशन है, क्या उसने पैसा दिया है उस राइट ऑफ रिकन्वेंस के बदले में? हाँ, कोर्ट ने कहा हाँ उसने पैसा दिया है। अब आते हैं तीसरे और सबसे इंपॉर्टेंट बात पे, क्या वो बोनाफाइड परचेजर फॉर कंसिडरेशन विद नोटिस है या फिर विदाउट नोटिस है? क्योंकि अगर वो विद नोटिस है तो उसका हार जाएगा, वो प्लेंटिफ जीत जाएगा, और अगर वो विदाउट नोटिस है तो उसकी कोई गलती नहीं है और प्लेंटिफ को वो प्रॉपर्टी को, उस प्रॉपर्टी को ऑन द पेमेंट वापस करना पड़ेगा। सो ऑल डिपेंड्स, इट वाज विद नोटिस और विदाउट नोटिस। जहां तक बात फैक्चुअल नोटिस की है कि सही में एज ए तथ्य नोटिस था या नहीं, यहां पे तो कोर्ट नतीजे पे पहुंचा कि एज ए तथ्य तो नोटिस नहीं था इस बात का। हाँ, ये बात पता थी कि उस प्रॉपर्टी को उस प्लेंटिफ के पास बेचा गया है ऑब्वियसली, और ये हक है कि 6 महीने से 12 महीने में प्रॉपर्टी को वापस लिया जा सकता है। उससे आगे की जानकारी नहीं थी कि उस डिफेंडेंट ने या माता जी ने राइट टू रिकन्वेंस भी उसको बेच रखा है या नहीं, इसके बारे में फैक्चुअल नोटिस नहीं था। अब सवाल यह है कि फैक्चुअल नोटिस नहीं था तो क्या कंस्ट्रक्टिव नोटिस को इंपोज कर सकते हैं ऐसे बोनाफाइड परचेजर के ऊपर जो ये राइट टू रिकन्वेंस कर रहा है? अब अगर आप किसी व्यक्ति पे कंस्ट्रक्टिव नोटिस इंपोज करोगे तो उसका कुछ आधार होना चाहिए ना, आपको कुछ तो लॉजिक लगाना पड़ेगा, यू नीड समथिंग उसके सिचुएशन में उस पर इंपोज करने के लिए। ठीक है, तो देखो क्या क्या लॉजिक लगा रहा है कोर्ट ऑफ लॉ, किस आधार पर कंस्ट्रक्टिव नोटिस को इंपोज कर रहा है। देखो यहां पर ये जो प्लेंटिफ है जिसको प्रॉपर्टी बेची गई है विद द राइट की उसको वापस खरीदा जा सकता है, वो जो प्लेंटिफ है उस प्रॉपर्टी के पोजेशन में है, और जैसे ही मैं बोलता हूं कि वो उस प्रॉपर्टी के पोजेशन में है तो आपके दिमाग में तुरंत क्या हिट करना चाहिए, वही जो अभी हमने पिछले केस में पढ़ा, मोहम्मद मुस्तफा में पढ़ा, क्या? एक्सप्लेनेशन नंबर 2, जो नोटिस का डेफिनेशन है उसका एक्सप्लेनेशन नंबर 2। और वो क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को परचेज कर रहा है या उसमें कोई भी हक अपना जता रहा है, उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो सफिशिएंट जानकारी लेता है वो किसी भी व्यक्ति से जो उस प्रॉपर्टी के एक्चुअल पोजेशन में होता है। और यहां पे वो वाली परेशानी भी नहीं है जो मोहम्मद मुस्तफा वाले केस में थी कि कई सारे लोग पोजेशन में थे या फिर प्लेंटिफ केवल छोटे से हिस्से के पोजेशन में था। यहाँ पे जो प्लेंटिफ है वो एक्सक्लूसिव पोजेशन में है, वो अकेली पोजेशन में है प्रॉपर्टी के। तो क्वेश्चन ये है कि क्या इन सर्कमस्टांसेस के अंदर कैन बी से कि भाई ये जो परचेजर है जिसने राइट टू रिकन्वेंस खरीदा है, क्या इसकी जिम्मेदारी थी प्लेंटिफ के पास जाने की और पता करने की कि वो किस हक से पोजेशन में है?
मतलब क्या ये जिम्मेदारी थी इस परचेजर की उस प्लेंटिफ से जाके पूछने की कि क्या उसके फेवर में वो प्रॉपर्टी एब्सोल्युटली है या फिर लिमिटेड है, वो राइट टू रिकन्वेंस से बंधी हुई है? क्या ये पूछना चाहिए था या नहीं? तो कोर्ट इस नतीजे पे पहुंचा इस केस के अंदर आखिरी में कि भाई कंसिडरिंग ऑल द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस इस केस की ये बात बिल्कुल लॉजिकल है। इफ यू आर इन्वेस्टिंग योर मनी ऑन एनी राइट ओवर अ इमूवेबल प्रॉपर्टी और उस इमूवेबल प्रॉपर्टी की पोजेशन में कोई भी व्यक्ति है, इट इज योर सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उस व्यक्ति से इंक्वायरी करो व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ द राइट ऑफ दैट पर्सन उस प्रॉपर्टी में होने का। और क्योंकि इस केस में ये बात का पता होते हुए, बच्चे इंपॉर्टेंट ये है कि ये बात का पता होते हुए कि दैट द प्लेंटिफ इज इन द पोजेशन, इस बंदे ने ऐसी कोई भी कोशिश नहीं की। और इनफैक्ट ये कोई नॉर्मल केस नहीं है, राइट टू रिकन्वेंस का केस है। और अगर राइट टू रिकन्वेंस आप खरीद रहे हो तो ऑब्वियसली जो ओरिजिनल डीड हुई है, जो ओरिजिनल सेल ट्रांजैक्शन है, उसको तो आपने देखा ही होगा। और बच्चे जो ओरिजिनल सेल ट्रांजैक्शन है ना, उसके अंदर एक क्लॉज था जो बड़ा महत्वपूर्ण था, जिसमें लिखा गया था कि प्लेंटिफ का जो भी खर्चा होगा उस प्रॉपर्टी के ऊपर, क्योंकि वो पोजेशन में है, जो भी खर्चा होगा उस प्रॉपर्टी के ऊपर उसका भुगतान करना पड़ेगा उस डिफेंडेंट को जो उस प्रॉपर्टी को रिकन्वे करवाएगा 6 महीने के बाद पैसा वापस करके। तो रिकन्वेंस पर कुछ कंडीशंस भी लगा रखी थी उस ओरिजिनल सेल डीड के अंदर कि भाई जो भी एक्सपेंसेस होंगे इस परचेजर के वो पे करेगा और तभी रिकन्वे करी जाएगी प्रॉपर्टी। तो ये भी एक ऐसा क्लॉज है जो किसी भी व्यक्ति को मजबूर करेगा कि भाई मैं राइट टू रिकन्वेंस खरीद रहा हूं किसी व्यक्ति का और कल को मेरे को रिकन्वे करवानी पड़ेगी प्रॉपर्टी और ऐसा क्लॉज में लिखा हुआ है कि मुझे पैसा देना पड़ेगा जो भी खर्च हुआ है, तो ऑब्वियसली मैं एक बार जाके पूछूंगा ना, कम से कम कोशिश तो करूंगा जानने की कि उसने क्या क्या खर्चा किया है उस प्रॉपर्टी के ऊपर, जिससे मुझे अंदाजा हो कि ये मेरे को ये प्रॉपर्टी कितने की पड़ी। एक तो मैंने पैसा दिया राइट टू कन्वेंस के लिए, अब मेरे को कितना पैसा देना पड़ेगा एक्सपेंसेस की तरफ। तो कोई भी जो लॉजिकल बंदा होता, कोई भी समझदार बंदा होता, वो जाता, पता करता, टाइटल के बारे में भी पता करता और इन एक्सपेंसेस के बारे में भी पता करता। और यहां पर ऐसा नहीं किया गया तो उसका हर्जाना कौन भुगतेगा? आप खुद। तो ये एक पहला ऐसा केस है जिसमें कंस्ट्रक्टिव नोटिस के आधार पर कोर्ट ऑफ लॉ ने क्या हेल्ड किया कि भाई ये जो बोनाफाइड परचेजर है ये भले ही विद कंसीडरेशन हो बट ये विदाउट नोटिस नहीं है। हाँ, विदाउट फैक्चुअल नोटिस भले हो पर विदाउट कंस्ट्रक्टिव नोटिस नहीं है। और कंस्ट्रक्टिव नोटिस सफिशिएंट है इसको लायबल बनाने के लिए। तो ऑन बोथ ऑफ द ग्राउंड्स कोर्ट ने यही हेल्ड किया कि अगर ये प्लेंटिफ राइट टू कन्वे उसके फेवर में किया गया था, अगर इस बात को प्रूव कर पाती है, तो ये जो थर्ड पर्सन का राइट है जो इसको रिकन्वेंस के अंदर आ रहा है, जिसको वो क्लेम कर रहा है, उसको खत्म हो जाएगा, उसका हक ओवर पावर हो जाएगा बाय द हक ऑफ द प्लेंटिफ, क्योंकि अपनी उसने जिम्मेदारी को नहीं निभाया उस राइट ऑफ रिकन्वे को खरीदने से पहले। ठीक है, सो दिस वाज द लॉजिक। अब मुझे जल्दी से बताओ, समझ में आया कि राइट ऑफ रिकन्वेंस कैसे हुआ, क्या क्या जिम्मेदारियां हुई और किस जिम्मेदारी को पूरा ना करने की वजह से इतना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा? डिड यू ऑल गेट दैट पॉइंट बच्चे? क्लियर है सभी लोगों को? आर वी ऑल क्लियर अबाउट दिस? तो बच्चे आज हमने 3 केसेस पढ़े, ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ नोटिस एंड कंस्ट्रक्टिव नोटिस। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसको बिल्कुल मिस ना करें, कोशिश करें कि इस वीडियो को कभी दोबारा देखें। ये जो पीपीटी अपलोड हो जाएगी उसको भी 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में ये केसेस बैठ जाएंगे, ये आपके बहुत काम आएंगे। ठीक है, चलो बच्चे, इस सेशन को मैं यहीं पे खत्म करता हूं। आप सभी लोगों को 7:30 बजे और 9 बजे मिलूंगा सीपीसी के सेशन के साथ। ठीक है, बाय बाय।